नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। इसके पहले कि आज की बड़ी खबर LIC IPO के नए अपडेट से आपको वाकिफ कराएं, उस पर चर्चा करें। शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। पहली सुर्खी देश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO संगठित क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम ला सकता है। यानी जो लोग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आते, या कह लें कि जिनकी पूरी बेसिक सैलरी इस स्कीम के तहत कवर नहीं होती, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल 15,000 रुपए से ज्यादा बेसिक सैलरी वाले भी EPS 95 के तहत अनिवार्य रूप से 15,000 की अधिकतम सीमा पर ही 8.33% की दर से योगदान करते हैं। सूत्रों के मुताबिक EPFO से जुड़े फैसले लेने वाली टॉप बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की 11-12 मार्च को गुवाहाटी में होने वाली बैठक में इस बारे में फैसला किया जा सकता है। दूसरी सुर्खी सेबी की रिपोर्ट पर CBI के शिकंजे में आए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और को लोकेशन सुविधा के बेजा इस्तेमाल को लेकर है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने को लोकेशन सुविधा के दुरुपयोग और गलत तरीके से दूसरों को फायदा पहुंचाने के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व CEO रवि नारायण से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि को लोकेशन सुविधा के तहत NSE कुछ चार्जेस लेकर स्टॉक ब्रोकर्स के सर्वर को अपने डेटा सेंटर में रखने की इजाजत देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NSE तो मुंबई में है, लेकिन उसके ब्रोकर्स, ब्रोकरेज हाउसेस देश और दुनिया भर में फैले हैं। इंटरनेट स्पीड और दूसरी तकनीकी सीमाओं के चलते शेयरों की कीमतों की सूचना पहुंचने में कुछ माइक्रो सेकंड्स की देरी भी मायने रखती है। ऐसे में सबको निश्चित क्षण में डेटा पहुंचाने के मकसद से यह सुविधा शुरू की गई थी। लेकिन आरोप है कि NSE अधिकारियों ने ब्रोकर्स से मिलीभगत कर उन्हें यह सूचना जल्द पहुंचाई, जिससे उन्हें त्वरित गति से ट्रेडिंग कर फायदा कमाया। तीसरी सुर्खी बेरोजगारी की खबरों के बीच एक नई उम्मीद जगाती है। देश की टॉप IT कंपनियों ने पिछले 9 महीनों में फ्रेशर्स को रिकॉर्ड संख्या में नौकरी दी है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, HCL टेक और टेक महिंद्रा सहित शीर्ष IT कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 2.3 लाख नए ग्रेजुएट्स भर्ती किए हैं। इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा मार्च तक 3 से 3.5 लाख तक पहुंच सकता है। TCS ने बीते 9 महीनों में सबसे ज्यादा 77,000 फ्रेशर्स की भर्ती की है, जबकि इन्फोसिस ने करीब 41,000, विप्रो और HCL ने 15,000 IT ग्रेजुएट्स को जॉब्स दी हैं। हाल में IT कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बीच उनकी ग्रोथ को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में कंपनियों की भर्ती योजना बता रही है कि वे आने वाले समय में ग्रोथ को लेकर काफी पॉजिटिव है। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो देश के सबसे बड़े IPO को लेकर है, जिसका इंतजार करीब 28 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के साथ साथ देश विदेश के करोड़ों निवेशकों को है। LIC का IPO कब आएगा, इसका प्राइस बैंड क्या होगा, पॉलिसी होल्डर्स को कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अटकलों का बाजार 13 फरवरी से गर्म है, जिस दिन इस IPO का प्रोस्पेक्टस दाखिल हुआ था। आज जैसे ही खबर आई कि LIC के चेयरमैन MR कुमार इस बारे में शाम को मीडिया को संबोधित करेंगे, करोड़ों धड़कनें जैसे थम गई। लगा कि सभी सवालों के जवाब आज ही मिल जाएंगे। सभी के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन चेयरमैन ने कई ऐसी जानकारियां शेयर की जो पॉलिसी होल्डर्स और IPO का इंतजार कर रहे निवेशकों के काम की जरूर हो सकती हैं। उन्होंने न केवल कंपनी की मजबूत वित्तीय हालत के सपोर्ट में आंकड़े पेश किए, बल्कि निवेशकों की कई चिंताएं दूर करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास भरपूर पूंजी है और उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं। अगर भविष्य में ग्रोथ कैपिटल की जरूरत हुई तो कंपनी सरकार के साथ साथ निवेशकों के पास भी जाएगी। चेयरमैन ने कहा, बड़े निवेशकों को IPO के बाद 95% हिस्सेदारी के साथ सरकारी कंट्रोल को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में फैसला इसका बोर्ड करता है, ना कि सरकार। कंपनी की कमाई और मुनाफे के बारे में उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के लाभ दूसरी कंपनियों से अलग तरह के होते हैं। बहरहाल हमारा सरप्लस 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसकी 95% रकम पॉलिसी होल्डर्स को जाती है। अब सरप्लस का बंटवारा 95 से 90% हो जाएगा। ऐसे में मुनाफा और बढ़ेगा। चेयरमैन के इस बयान का आम निवेशकों के लिए क्या मतलब है? IPO से पहले सरकार एंकर इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती है?
इस सवाल पर हमने एक्सपर्ट की राय जाननी चाहिए और बात की रेलिगेयर ब्रेकिंग लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा से। देखिए, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का उत्साह है इस आईपीओ को लेकर, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहां पे कि कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। तो ये जो बयान अभी आए हैं चेयरमैन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टिनिटी दिखाती हैं कि गवर्नमेंट हेल्ड कंपनी जो पास्ट में हमने देखा है, जो अभी भी लिस्टेड कंपनीज हैं पीएसयूज, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही है। अब जाके थोड़ा बहुत रिवाइवल जरूर देखने को मिला है पोस्ट जब डिसइन्वेस्टमेंट की बातें शुरू हुई हैं और स्टेप्स भी लिए गए हैं। तो वो कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कि ये सवाल इन्वेस्टर्स के मन में है, और उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया है। और इस चीज को एज अ इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो इतना मैटर नहीं करता एक इन्वेस्टर के लिए व्हेन इट कम्स टू एलआईसी, कंसिडरिंग कि इसका वेट काफी लंबे समय से इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। और सबको पता है कि एलआईसी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफी वेल नोन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स में से आते हैं। तो उसका असर उतना ज्यादा नहीं, बट हाँ कुछ एक इन्वेस्टर्स जिनको एक ईज चाहिए था, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो ये स्टेटमेंट कि ये बोर्ड द्वारा गवर्न ऑब्वियसली है कंपनी, और गवर्नमेंट का इंटरवेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। एलआईसी आईपीओ कब आएगा इस बारे में तो चेयरमैन ने कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी बनी हुई है, जिसमें कहा गया है कि यह आईपीओ 11 मार्च को आ सकता है, लेकिन सब कुछ सूत्रों के हवाले से है। इसी तरह की बातें पॉलिसी होल्डर्स को मिलने वाले डिस्काउंट को लेकर भी हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी के मुताबिक एलआईसी के कुल 632 करोड़ शेयरों में से 5% के हिसाब से 31 करोड़ 62,49,885 शेयरों को ऑफर फॉर सेल ओएफएस के तहत बिक्री के लिए लाया जाएगा। इसमें 35% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही कहा गया है कि बीमा धारकों के लिए अधिकतम 10% कोटा होगा, यानी सरकार करीब 3.16 करोड़ तक शेयर बीमा धारकों के लिए रिजर्व कर सकती है। कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम 5% शेयर रिजर्व करने की बात कही गई है, लेकिन क्या इस अधिकतम सीमा तक बीमा धारकों को कोटा मिलेगा? देखिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। देखिए, अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव रहेगा। और ना होने के बावजूद भी, क्योंकि ऑफ लेट जो हम बाहर आसपास देखते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, तो इन जनरल पब्लिक जो कि अभी तक मार्केट में नहीं है, उन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है एलआईसी के आईपीओ के बारे में। वो अपने पैन को लिंक कर रहे हैं, वो अपने डीमैट खाते को ओपन करने की बात पूछ रहे हैं। तो देखिए काफी उत्साह है इन्वेस्टर्स में, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो एलआईसी के भी पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो अगर वो डिस्काउंट मिलता है तो डेफिनेटली वो चेरी एंड टॉप होगा, और पार्टिसिपेशन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स का, चाहे वो डिस्काउंट 5 से 10% के बीच में कहीं पे भी हो। हम आपको ये भी बताते चलें कि कोटे के मापदंड क्या होंगे और कौन किस कैटेगरी में किस हद तक आवेदन कर सकता है। आईपीओ ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी होल्डर है और जनरल रिटेल कैटेगरी में भी आवेदन करना चाहता है तो वो ऐसा आसानी से कर सकता है। साथ ही अगर कोई एलआईसी में कर्मचारी है और पॉलिसी होल्डर भी, तो उसके पास विकल्प होगा कि वह कर्मचारी कैटेगरी, पॉलिसी होल्डर्स कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी तीनों में अप्लाई कर सके। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं लेकिन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर जॉइंट पॉलिसी होल्डर है तो दो में से एक ही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसे अपना पैन भी अपडेट कराना होगा। आपकी पॉलिसी किसी कारण लैप्स हो गई या आपने सरेंडर या मैच्योरिटी बेनिफिट्स के लिए आवेदन किया है, ऐसे मामलों में अगर एलआईसी के रिकॉर्ड में आप बाहर हो चुके हैं तो पॉलिसी होल्डर्स की कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी पॉलिसी के लिए आवेदन किया था और पॉलिसी बॉन्ड या डॉक्यूमेंट डीआरएचपी फाइल होने की डेट यानी 13 फरवरी या उससे पहले जारी हो गया था, तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आपका पैन आपकी पॉलिसी से लिंक्ड होना चाहिए। खैर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी उठा जिसका चेयरमैन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक आए सरकारी बीमा कंपनियों के आईपीओ की लिस्टिंग तो ठीक हुई, लेकिन आगे चलकर शेयर गिरते चले गए और आज भी उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। हमने बात की अपने एक्सपर्ट से कि कहीं एलआईसी पर भी पुराने बीमा आईपीओ की छाप तो नहीं दिखेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
देखिए, ये अभी जो हाल फिलहाल की अगर आईपीओ की अगर आप बात करेंगे तो जो न्यू एज कंपनीज की परफॉर्मेंस खास अच्छी नहीं रही है, कंसिडरिंग कि जो अभी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, और अब वो जब सिनेरियो थोड़ा सा टाइटनिंग की तरफ जा रहा है, जैसे कि यूएस फेड ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम टाइटनिंग शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग मार्च। एट द सेम टाइम जो स्टिमुलस था वो ईजिंग से अब खत्म कर रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेशंस यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फोकस अब शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू। तो वो चीज अब अक्रॉस द बोर्ड दिख रही है। तो जो हाल फिलहाल में जो अच्छे आईपीओज जो काफी रिच वैल्यूएशन पे थे बेसिकली, उनको मार्केट ने अब पनिश करना शुरू कर दिया है। बट एलआईसी के साथ वो चीज नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि किस तरीके की कंपनी है और किस तरीके की मैनेजमेंट है, किस तरीके का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। अब ये किस वैल्यू पे ये लिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो एम्बेडेड वैल्यू तो शेयर की है एलआईसी की, बट वो किस वैल्यूएशन पे लाते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, कि किस तरीके से वो वैल्यू कर रहे हैं, तो कितना रूम रह जाएगा एक इन्वेस्टर के लिए पोस्ट दैट वैल्यूएशन, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। एक सवाल सबके मन में है कि करीब 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का इस साइज का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया भर के शेयर बाजारों पर यूक्रेन रूस तनाव हावी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से होने वाली ब्याज दरों को लेकर पहले से बाजार गिर रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक महंगाई की मार बढ़ रही है। ऐसे में क्या ये आईपीओ सही समय पर आ रहा है? जैसा कि जेफरीज के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने चेताया कि अभी इससे भी बड़ी गिरावट आने वाली है, तो कहीं एलआईसी का आईपीओ भी ऐसी किसी बड़ी गिरावट में ट्रैप तो नहीं हो जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो करीब 60 प्लस कंपनीज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल रेज किया, और अभी ये इकलौती कंपनी होगी जो कि 50-70 हजार करोड़ का रेज करेगी। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा आईपीओ और स्पेशली व्हेन द मार्केट कंडीशन थोड़ा सा डिटोरेट हो रही है, बिकॉज 2 साल की लगातार रैली के बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक भी रही है, और इंडिकेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन भी हम देख रहे हैं मार्केट में। बट मुझे लगता है क्योंकि इसकी प्रिपरेशन काफी लंबे समय से चल रही थी, जब यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था तभी से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस पे काम कर रहे थे, तो उसको सक्सेस में बनाने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है शायद इस पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, पोस्ट लिस्टिंग किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है वो मार्केट पे काफी हद तक डिपेंड करेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिले, बट ओवरऑल कंसिडरिंग जिस तरीके की कंपनी है, लॉन्ग टर्म में एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली उनको बेनिफिट ही होगा। इस आईपीओ को लेकर यह चिंता भी जताई जा रही है कि चूंकि लॉक इन पीरियड को लेकर सेबी ने नए रूल 1 अप्रैल से लागू करने वाली है और यह आईपीओ हर हाल में 31 मार्च तक लिस्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या लॉक इन पीरियड खत्म होते ही यहां भी एंकर इन्वेस्टर्स की वैसे ही भगदड़ मचेगी जो पिछले कई सुपरहिट आईपीओज में देखने को मिली थी? हमने एक्सपर्ट से यह भी जानना चाहा कि इस नॉर्म के चलते क्या आने वाले दिनों में कंपनियां अपना आईपीओ प्रीपोन करेंगी? बिल्कुल, ये नॉर्म्स बेसिकली ये काफी ग्रेजुअल प्रोसेस है कि एज ए रेगुलेटर वो एश्योर कर रहे हैं हर लेवल पे कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को वो सेव कर पाए। पास के कुछ आईपीओस को देखते हुए और बाकी भी ओवरऑल फीडबैक्स देखते हुए, तो कहीं ना कहीं वो उन स्टेप्स के लिए हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट कंडीशन है, जिस तरीके से अभी थोड़ा सा टाइटनिंग की भी सिचुएशन लग रही है, मुझे नहीं लगता कि केवल इस फैक्टर की वजह से लोग अपने आईपीओ को प्रीपोन करेंगे। डेफिनेटली जब भी थोड़ा सा मार्केट कंडीशन कंडीसिव लगेगी पोस्ट एलआईसी, डेफिनेटली आप देखेंगे कि दोबारा से जो नेम जो काफी लंबी लिस्ट है जिनके अप्रूवल्स में वो जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं, वो आने वाले शुरू टाइम में शुरू हो जाएंगे। तो जो सेम क्वांटम शायद ना दिखे जिस तरीके से हमें लास्ट ईयर दिखा, पर डेफिनेटली काफी लंबी लिस्ट रहेगी इस साल भी, जो कि प्राइमरी मार्केट में आएंगे अपने कंपनीज को लेकर। और चलते चलते अंत में नजर शेयर बाजार पर। यूक्रेन संकट में नरमी के संकेतों का असर आज स्टॉक मार्केट पर भी दिखा। दिन भर की उथल पुथल के बाद शाम को बाजार अच्छी खासी रिकवरी के साथ लेकिन नेगेटिव बंद हुआ। सुबह बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 230 अंक से ज्यादा गिर गया और 15 मिनट के भीतर ही ये गिरावट 500 अंक तक पहुंच गई। इसी तरह एनएससी निफ्टी करीब 1% गिरकर 17,100 अंक तक जा पहुंचा। बाजार बंद होते समय
सेंसेक्स 149 अंकों की गिरावट के साथ साथ 57,683 और निफ्टी 69 अंकों की गिरावट के साथ 17,206 पर बंद हुआ। बाजार को गिरावट में उबारने में आईटी, बैंक और ऑटो कंपनियों ने सहारा दिया। तो ये था आज का खर्चा पानी। नमस्कार, शुभ रात्रि। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो एनएफटी वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।